तो छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है और मुकाबला काफी कड़ा बताया जा रहा है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसमें साफ तौर पर यहाँ पर जो है एक बार फिर से सरकार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कांग्रेस की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है। अब आखिर सर्वे में ऐसा क्या निकलकर सामने आया, इस सर्वे के मायने क्या है और आखिर ये झुकाव किस तरफ क्यों जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख जी जुड़े हुए हैं। यशवंत जी, स्वागत है आपका। और आप तो क्योंकि नमस्कार। लगातार लोगों के बीच जाते रहे हैं, इस तरह के सर्वे आपने एबीपी न्यूज के लिए पहले भी किए हैं, लेकिन बात छत्तीसगढ़ राज्य की हो रही है और फिर से वहां पर सरकार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है क्लियर मेजोरिटी के साथ। क्या मायने इसके और आखिर इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ आ रही है? देखिए शिरीन, पिछले कुछ सालों में करीब 10 साल से मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ के इलेक्शन प्रेसिडेंशियल स्टाइल के होते जा रहे हैं। यानी जहां पर भी चीफ मिनिस्टर थोड़ा भी एक्टिव दिख रहा है और अपोजिशन की ओर से इनएक्टिविटी है, हम्म। उन जगहों पे सरकारें ज्यादा बेहतर रिपीट होती हुई दिख रही हैं। और हम्म। छत्तीसगढ़ मुझे लगता है कि उसी कड़ी में शायद हो सकता है कि अगला एक एक और राज्य हो जाए, क्योंकि पिछले 5 सालों में लगभग एक सीईओ स्टाइल में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने फंक्शन किया है, काम किया है। और उसका एक एडवांटेज बहुत तगड़ा लगता है कि कांग्रेस को मिल सकता है हम्म। इन चुनाव में। हम्म। ऐसा नहीं कि उनके सिरदर्द नहीं है, उनके उनके कांग्रेस के कैंप में भितरघात नहीं है या दो फूट नहीं रही है, लेकिन अनलाइक राजस्थान शायद उन्होंने वो भितरघात को बेहतर हैंडल कर लिया। जैसा कि उन्होंने सिंहदेव साहब को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना करके कांग्रेस ने वहां पे उस चीज को हैंडल भी कर लिया है, जो पॉसिबल रिबेलियन होने की दूर दूर तक संभावना हो सकती थी। हालांकि कभी कभी ये भी लगता है कि जरूरत भी थी कि नहीं थी उसकी, क्योंकि उनकी शायद स्थिति उतनी ज्यादा मजबूत वैसी नहीं थी जैसी कि सचिन पायलट की हम राजस्थान में सोचते हैं। लेकिन बिल्कुल। फिर भी एक एक निपिंग इन द बड में एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट कांग्रेस ने बेहतर दिखाया है वहां पे। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि भीतर घात से निपटा कैसे जाए, राजस्थान में भले ही वो दिखाई ना दे रहा हो लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में उसको ठीक करने में कामयाब उसको रही है। जी, जी। जी। अब एक और जो सवाल पूछा गया, मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सा चेहरा पसंद है, जिसमें यहाँ पर भूपेश बघेल ही बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और 48% लोगों की पसंद यहाँ पर वो है। 48% लोगों ने यहाँ पर जो नाम लिया है वो भूपेश बघेल का लिया है। जी। तो क्या यही एक वजह बड़ी आपको दिखाई दे रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भूपेश बघेल की पॉपुलैरिटी कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है? अगर कांग्रेस रिपीट करती है सरकार छत्तीसगढ़ में, जो हमारे ट्रैकर की डाटा अभी तक दिखा रहा है, मतलब हम्म। कभी भी ऐसा नहीं लगा पिछले 4 सालों में कि बीजेपी का ग्राफ कांग्रेस के ऊपर निकल गया हो एकदम से छत्तीसगढ़ में। जी। और तो उसका सबसे बड़ा कारण निश्चित तौर पर भूपेश बघेल या मुख्यमंत्री का कामकाज ही होगा। हम्म। और अगर वो रिपीट नहीं कर पाते हैं उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद भी, तो उसका सबसे बड़ा कारण वहां के एमएलएस के खिलाफ नाराजगी होगी, क्योंकि पिछली बार एक कह सकते हैं कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन कांग्रेस को एमएलएस की संख्या मिली थी। हम्म। जितना वोट शेयर का गैप था उसके बड़ा गैप था, लेकिन बावजूद उसके बहुत वन साइडेड विक्ट्री एक तरह से मिली थी। तो उसमें बड़ी तादाद में एमएलए ऐसे भी जीत के आए जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम ज्यादा नहीं किया है। हम्म। अब मुख्यमंत्री अपनी पॉपुलैरिटी से उन एमएलएस की अनपॉपुलैरिटी को कितना मैप अप कर पाएंगे, कितना नुकसान को कम कर पाएंगे, ये देखने की बात है। लेकिन इतना तय है कि उनका कामकाज या उनकी पॉपुलैरिटी हैज बीन द डिफाइनिंग फैक्टर। हम्म। और एक फैक्टर ये भी है शेन कि अपोजिशन कैंप की रैंक एंड फाइल में कोई बड़ा चेहरा दोबारा बीजेपी ने अभी तक प्रोजेक्ट करने की जहमत नहीं उठाई। अगर हम्म। आप दूसरा नाम देखेंगे तो डॉक्टर रमन सिंह का आएगा। रमन हाँ। सिंह वहां के पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन एक पिछले 5 सालों से लगभग रिटायर्ड की तरह से उनको कोने में रखा हुआ है। उनको केंद्र में या राज्य की राजनीति में हाशिए पे ही एक तरह से बीजेपी ने रखा हुआ है। हम्म। उनकी कोई एक्टिव भूमिका नहीं आई, तो उनके एब्सेंस भी एक्टिव पॉलिटिक्स में डॉक्टर रमन सिंह की एब्सेंस या उनकी जगह पे कोई नया नेता बीजेपी दे देती जिसमें ज्यादा स्पार्क होता, जो खड़ा हो पाता, हम्म। तो शायद वो भी एक असर करता। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है देखने में कि दो कंट्रास्ट आपको फिलहाल दिखाई देंगे छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस जो भी जीतेगी उसके जीतने का कारण मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, और बीजेपी जो कुछ भी जीतेगी उसमें आप ये मान के चलिए केवल और केवल संगठन ही होगा, कि हम्म। बिना चेहरे के भी केवल संगठन उनको जितना जिता ले जाए, वो एक बहुत बड़ी बात होगी। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में संगठन जो है वो बीजेपी का
वो मजबूत हमेशा से रहा है, ये हमें तो ध्यान रखना। आपकी बात से जो समझ आ रहा है यशवंत जी, कि अगर यहाँ चेहरे पर काम करती बीजेपी, यानी कि रमन सिंह, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी में देखें तो सिर्फ 23% लोग हैं जो उनको पसंद कर रहे हैं, तो अगर चेहरा बदल देती या फिर किसी और पर भरोसा करके वो लोगों के सामने उतारा जाता, तो क्या ये बदल सकता था, ये जो झुकाव अभी हमें दिखाई दे रहा है इस सर्वे में? एक ख्याल से चेहरा बदलती या चेहरा कम से कम उन्हीं का प्रोजेक्ट करती। मतलब उन्होंने ये उस तरीके का चेक है जो चेक सामने रखा है लेकिन हम एनकैश नहीं करेंगे, ओके। ये वैसी स्थिति है। तो रमन सिंह की बिना एक्टिविटी के भी वो 23% है, हम्म। नो डाउट। हम्म। लेकिन बीजेपी उनका उपयोग वैसे नहीं कर पा रही, जैसे कि बीजेपी राजस्थान में एक्चुअली में वसुंधरा राजे के चेहरे का भी ठीक से भी उपयोग नहीं कर पा रही है, मतलब उनके लेकर संशय है। लेकिन वसुंधरा राजे रेस में है। रमन सिंह इतने सीधे और सज्जन व्यक्ति माने जाते रहे कि वो कभी अपना दावा भी आगे नहीं करते। अगर पार्टी उनको आगे नहीं करेगी तो वो अपनी ओर से 4 स्टेटमेंट भी वसुंधरा राजे की तरह से एग्रेसिव कोई देने वाले नेताओं में से नहीं है। तो ये एक स्थिति है। बीजेपी कोई अल्टरनेटिव वहां पे उनका खड़ा भी वैसे नहीं कर पाई है। तो शायद एक ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन इन सारी बातों का मतलब ये कतई नहीं है कि हम फोकस मुख्यमंत्री के पॉपुलैरिटी से अलग ले लें। ओके। जैसे जैसे राहुल गांधी जी की अगर नंबर नहीं आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कारण मुख्य है कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी क्यों ज्यादा है। वो उस तरीके की बात होती है। तो उसी तरीके से अलग अलग राज्यों में केवल विपक्ष के न होना ये कारण नहीं हो सकता किसी मुख्यमंत्री के पॉपुलर होने का। तो वो शायद भूपेश बघेल के साथ में जाती होगी अगर मैं ये बात बोलूं। मैं केवल डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर टिप्पणी कर रहा था कि उनकी एब्सेंस की कमी लग रही है इन नंबरों में, क्योंकि बीजेपी का ट्रेडिशनल जो, अगर आप देखें वोट शेयर छत्तीसगढ़ में है, वो करीब करीब 40% का तो है श्री। बिल्कुल। अगर अगर 40% से नीचे मुख्यमंत्री पद के चेहरे की दावेदारी किसी की आती तो इसका मतलब या तो वो चेहरा एक्टिव नहीं है या बीजेपी ने उसको प्रोजेक्ट करना वो नहीं किया। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के वोट हैं या कांग्रेस के पॉसिबल वोट हैं और मुख्यमंत्री के पॉपुलैरिटी, ये बिल्कुल हैंड इन हैंड चल रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि वहां रैंक एंड फाइल में कोई कंफ्यूजन नहीं है और मुख्यमंत्री अपनी पॉपुलैरिटी के नाम पर अपनी पार्टी के वोट भी उतने ही खींच करके अपने साथ में लेके जा पा रहे हैं। ये एक उनको श्रेय इस बात का जाता है। ठीक है यशवंत जी, सर्वे में दो तीन चीजें जो और महत्वपूर्ण निकल कर आई वो ये कि लोगों के लिए मुद्दे आखिर क्या महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो 30% लोगों का मानना है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और दूसरे नंबर पर फिर आती है महंगाई। मतलब बेरोजगारी और महंगाई ये बहुत बेसिक से मुद्दे हैं जो लगभग हर राज्य में लोगों के बीच बने रहते हैं। इस मुद्दे के होने के बावजूद, मतलब बेरोजगारी भी है, महंगाई भी राज्य में बनी हुई है, फिर भी अगर ये झुकाव दोबारा इस तरफ दिखाई दे रहा है सर्वे में कि रिपीट होगी सरकार, तो उसके पीछे की क्या आप वजह समझ रहे हैं? ऑप्शन तलाश रहे हैं क्या वहां के लोग, या वो नहीं मिल पाया इसीलिए? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मुद्दे वाला सवाल जो है वो दो तरीके से हम लोग पूछते भी हैं अलग से, जी। और आगे वाले आने वाले सर्वे में हम उसके भी आंकड़े रखेंगे। जो मुख्य सवाल हम ट्रैकर में पूछते हैं कि मुद्दा क्या है जिंदगी में बड़ा, हम्म। वो दो अलग अलग स्प्लिट हो गए श्रीन। एक तो कि हमारी लाइफ में मुद्दा ये बहुत बड़ा है, लेकिन वो मुद्दा क्या हमारे लिए चुनावी मुद्दा है या नहीं, क्या हम उस मुद्दे के ऊपर वोट डालेंगे, ये एक अलग इश्यू हो गया है। तो इसलिए बड़ा विचित्र लगता है कि कई सारे राज्यों में महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों बड़े मुद्दे लोग बताते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में सरकारें बदल जाती हैं, कुछ राज्यों में सरकारें नहीं बदलती, हाँ। मुख्यमंत्री रिपीट कर जाते हैं। तो शायद केवल मुद्दा नहीं है, मुद्दे के अलावा अब जैसे राष्ट्रीय स्तर पे भी ये लोग मुद्दा बताते हैं बड़ा, लेकिन जब हम उनसे ये पूछते हैं कि इस नेशनल लेवल पे कि भाई अगर महंगाई मुद्दा है तो आप इसका सॉल्यूशन कौन दे सकता है, तो सामान्य रूप से एक एक नीजक रिएक्शन की तरह आता है, अच्छा इतना बड़ा मुद्दा हो गया इसका मतलब तो ये मोदी के अगेंस्ट जाएगा मुद्दा। लेकिन जब आप ये पूछिए कि इसका सॉल्यूशन क्या दे, कौन दे सकता है, तो बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री मोदी का नाम देते हैं। तो बिल्कुल। एक ये भी है कि हमारी प्रॉब्लम ये है लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है ये दे सकते हैं। तो सॉल्यूशन देने वाली सरकार जैसे राष्ट्रीय स्तर पे और बाकी राज्यों में भी काम करती है, एक प्रोएक्टिव सीएम के नाते शायद वो काम शायद भूपेश बघेल के लिए भी कर रही है कि लोग उन्हें प्रोएक्टिव देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर डॉक्टर रमन सिंह नहीं एक्टिव है, बीजेपी की ओर से कोई बड़ा चेहरा नहीं आ रहा है, कांग्रेस की ओर से कोई ऐसा अल्टरनेटिव बहुत बड़ा नहीं है और ये आदमी काम कर रहा है, तो अगर मेरी दिक्कत है तो ये दिक्कत भी ये सॉल्यूशन देगा। तो दिक्कत बताने का मतलब राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य के स्तर पे ये कतई नहीं है कि लोग राज्य सरकार से उस मुद्दे पे नाराज हैं या मुख्यमंत्री से उस मुद्दे पे नाराज हैं या प्रधानमंत्री से उस मुद्दे पे नाराज हैं।
दिक्कत का एक एक ये भी एंगल होता है कि हमारी प्रॉब्लम ये है और हमारा सॉल्यूशन ये दे सकते हैं, या अपोजिशन हम नहीं मानते कि इस मुद्दे का सॉल्यूशन हमको दे सकता है, तो लोग केवल अपोजिशन के चिल्लाने पे भी वोट नहीं देते। ये भी नहीं है कि भाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, सब लोग हल्ला मचाएंगे, तो ये नहीं, भाई मुद्दा तो है हमारा, बिल्कुल। लेकिन आपके पास में एजेंडा क्या है, आप बताइए ना, क्या आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं कि केवल मुद्दा मुद्दा चिल्लाते रहेंगे और हम आपको वोट दे देंगे? बड़ी बात आप यशवंत जी कह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब इसको इस तरीके से समझा जाए कि ऑपोजिशन उस तरीके से खुद को लोगों के बीच नहीं ला पाया या समझा नहीं पाया कि भाई हम ये कह तो रहे हैं लेकिन हमारे पास इसका क्या सोल्यूशन है, अगर सरकार में, मौजूदा सरकार में ये दिक्कत है तो? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, क्योंकि आप याद रखिए कि जो डॉक्टर रमन सिंह के अंडर में ऑलमोस्ट इतनी बार सरकार रिपीट होकर के बीजेपी की जो चली वहां 15 साल नॉन स्टॉप, उसमें उनकी पीडीएस स्कीम की बहुत बड़ी भूमिका थी। उनको तो चावल वाले बाबा ही कहा जाता था, बिल्कुल। पब्लिक में चावल बाबा के नाम से ही वो मशहूर थे। लेकिन एक लाभार्थी योजना या पीडीएस स्कीम या किसी भी उस तरीके की योजना का हमने एक एक इलेक्शन की थ्योरी में एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो होता है ना, वो भी हमने देखा है कि पहली बार कोई चीज जब मिलती है तो उस पहली साइकिल में लोग उसको पूरी तरह से एक्नॉलेज करते हैं और देते हैं। कुछ समय बाद में वो चीजें लोगों को लगता है कि ये तो हमको मिलनी ही चाहिए, ये सुविधा, अगर सरकार या हमको राशन दे रही है तो हमको ये सुविधा मिलनी ही चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि 5 साल में इलेक्शन की साइकिल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आता है कि करीब करीब 10% नए वोटर जुड़ते हैं, जो एक नई जनरेशन जुड़ती है, और पुरानी जनरेशन एक फेज आउट हो जाती है। तो आप 15 साल की साइकिल में आप लगभग 1/3 मतदाता उस समाज का नया ऐड कर रहे होते हैं। वो मतदाता जो न्यू नॉर्मल में पैदा हुआ है, न्यू नॉर्मल में जो वोट डालने जा रहा है, मतलब उसको अपने दादा परदादा के उस चीज से कोई सरोकार नहीं होता है जब वो कहते थे हमारे जमाने में तो चावल नहीं मिलता था। लेकिन वो जो बच्चा पहले दिन से देख रहा है कि हमारे जमाने में चावल मिलता है घर में, उसके लिए वो न्यू नॉर्मल है। तो इसीलिए इन योजनाओं का इम्पैक्ट भी जो है वो एक एक सिरे तक ही होता है। अब उन योजनाओं को याद दिला करके अब चावल वाली बाबा एक ही इमेज पे बीजेपी आज वोट मांगेगी आज के वोटर से, तो वोट नहीं नहीं मिलेगा। हो पाएगा, ठीक है। तो वो अंडरलाइन नहीं हो पा रही है चीजें, हाँ हर बार अपने को री इन्वेंट करना पड़ता है गवर्नेंस में। हाँ हाँ। और यहाँ पे सर्वे में देखिए 62% लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हुए उनको पीएम कैंडिडेट देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, राज्य में भी बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी, विकास दोगुनी रफ्तार से बहेगा, तो क्या छत्तीसगढ़ में लोग प्रधानमंत्री की इस बात पर यकीन नहीं करते थे? नहीं हो पा रहा है। देखिए, डबल इंजन की सरकार वाला जो मसला है, अगर आप ये देखें, इंजन तो केवल एक ही है जो प्रधानमंत्री का है, जो सामने की डायरेक्शन में चल रहा है। जो भाजपा के बाकी मुख्यमंत्री हैं उनका इंजन दरअसल गार्ड के डब्बे की तरफ उल्टी तरफ मुंह लगा के चला है। तो प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता से उनकी अलोकप्रियता को भी ढांप के ढो रहे होते हैं। अगर आप सच में पूछें तो शायद डबल इंजन की सरकार प्रैक्टिकली भारत में केवल 2 ही राज्यों में आप पॉपुलैरिटी के हिसाब से कह सकते हैं। एक आसाम में हिमंता बिस्व शर्मा, जिनकी पॉपुलैरिटी पीएम की पॉपुलैरिटी के साथ में सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री चलती है। दूसरी उत्तर प्रदेश में उत्तर योगी प्रदेश। जी। आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश तक में भी आपने देखा, हमारे सर्वे में बहुत क्लियरली आया, बावजूद इसके कि ठीक है एंटी इनकम्बेंसी है और शिवराज सिंह चौहान जी फेयरली अभी भी पॉपुलर हैं, लेकिन जो गैप है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी का और मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी का, वो बहुत स्टार्किंग गैप है। तो वो डबल इंजन का नैरेटिव वैसे तो नहीं चल पा रहा है जैसा कि बीजेपी चाहती है। और इसलिए छत्तीसगढ़ हो या अगर आप वैसे देखें तो दिल्ली में क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल को 2 बार लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया और बीजेपी को 7-0 लोकसभा में दे दिया। तो वो डबल इंजन के नैरेटिव को दिल्ली में नहीं बाय किया। आप देखिए पिछले 9 सालों में हिंदुस्तान में जितने भी राज्य चुनाव हुए हैं, आधे चुनाव बीजेपी हारी है, आधे चुनाव। लोगों के दिमाग में केवल 2014 और 2019 इतना ज्यादा घर कर गया है कि लोग इस बात को अंडरलाइन नहीं कर पाते कि दरअसल 9 सालों में बीजेपी आधे चुनाव हारी है इस मुल्क में। और वो इसलिए हारी है क्योंकि लोगों ने स्प्लिट वोट बहुत क्लियरली देना सीख लिया है। उन्होंने सीख लिया है कि हमको प्रदेश में कौन चाहिए वो क्लियरली वोट देंगे, और देश में कौन चाहिए और म्यूनिसपैलिटी में कौन चाहिए या पंचायत में कौन चाहिए। अगर इस मुल्क में आज 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली थ्योरी लगा दी जाए ना,
और एक ही पोलिंग बूथ के अंदर हमको आपको बाकी लोगों को 3 वोट मिले डालने के लिए, तो मेरा पक्का यकीन है, आज की तारीख में हमारा रिसर्च कह रहा है कि हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा जनता 3 अलग अलग वोट डाल के आई। तो वही बात छत्तीसगढ़ के केस में भी शामिल हो रही है। 2018 में आपको याद होगा कि जी। इतनी बड़ी जीत कांग्रेस को मिली छत्तीसगढ़ में, और 5 महीने के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुए तो क्या नतीजे आए? एक तरफा जीत लोगों ने बीजेपी को दे दी उसी छत्तीसगढ़ में, जहां पे इतनी बड़ी जीत कांग्रेस को की थी। तो इसलिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता अगर दोनों साथ में हो, दोनों अलग पार्टी के हैं, इसमें कतई कोई विरोधाभास नहीं है। ये इस देश की जनता है जो अपने मत को अपनी अकल के साथ में, अपनी पसंद के साथ में बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से प्रयोग करना जानती है। और छत्तीसगढ़ उसके लिए और भी बड़ा उदाहरण इसलिए है, मैं मानता हूँ शिरीन, कि जी। छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है। हाँ। लोग सामान्य तौर पे कहते हैं कि जिस राज्य के डेवलपमेंट इंडाइसेस नीचे हों, या जिस राज्य में बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है वो अगर पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज का हो, जहाँ पे डेवलपमेंट इन एजुकेशन ये कम हो, जिनको पीडीएस या लाभार्थी योजनाओं पे बहुत आसानी से स्वे किया जा सकता हो क्योंकि उनकी मौलिक जरूरतें नहीं पूरी होती, उन जगहों पे स्प्लिट वोट नहीं होगा। स्प्लिट वोट इज समथिंग जो कि एक एजुकेटेड अर्बन फेनोमिना है। छत्तीसगढ़ ने उस पूरे इक्वेशन को धराशायी कर दिया। बिल्कुल। मतलब आप ये समझिए कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे राज्य इस तरीके के हैं जो कि भारत के डेवलपमेंट सूचकांक पे बहुत नीचे आते रहे हैं, जिनको नीचे माना गया है। लेकिन इन राज्य के मतदाताओं ने भी जिस तरीके से अपने वोट का प्रयोग किया है, स्प्लिट वोट का मैं कहना चाहता हूँ, वो अतुलनीय है। मतलब अविश्वसनीय सा लगता है कई बार, लेकिन लोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस चीज का। अच्छा यशवंत जी, आप कह रहे हैं कि ये बेहतरीन एक एग्जाम्पल सेट होगा। अब क्या यहाँ, ये तो चलिए विधानसभा चुनावों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यही मैजिक लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि अगले साल 2024 भी। मुझे मुझे पक्का यकीन है, जितना आंकड़ा हमको बता रहा है, कि अगर कांग्रेस रिपीट करती है विधानसभा चुनाव में, तो उतनी ही बड़ी मार्जिन से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में अपनी सीटें निकालेंगे, जैसा 2018 और 2019 में हुआ था। तो बघेल साहब का मैजिक विधानसभा चुनाव में तो चलेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो मैजिक नहीं चलेगा। पब्लिक बोलेगी कि बघेल साहब, आपको मुख्यमंत्री के लिए वोट देना चाहते थे, हमने दे दिया, लेकिन ये प्रधानमंत्री का मसला है। आपके जो नेता हैं, जो भी आपका अलायंस है, जो भी आपका राष्ट्रीय नेतृत्व है, छत्तीसगढ़ की जनता फिलहाल ये कह रही है कि हमें फिलहाल उसके बारे में कोई संदेह नहीं कि हमें कहाँ पे हमारा मूड वोट देने का है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग जो दिख रही है, वो सीधे सीधे आप पाएंगी कि वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए वोट में भी कन्वर्ट। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये तो देखिए, क्योंकि सर्वे के नतीजे हैं, अब ये किस तरीके से फिर एक्चुअल नतीजों में कन्वर्ट होते हैं वो तो समय ही बताएगा। क्या कोई ऐसी भी चीज आपको दिख रही है इन सर्वों में, समझ आ रही है कि ये अगर उस दिशा में आगे नहीं बढ़ी तो कांग्रेस के लिए गलत हो जाएगा, या फिर ये सर्वों के नतीजे आगे उस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे? क्या गलत हो सकता है कांग्रेस के लिए आगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा सिरदर्द जो है ना, वो उनके एमएलएज का नकारापन है। इतनी बड़ी तादाद में एमएलएज आए हैं, वो समस्या बीजेपी को भी होती है। जैसे कर्नाटक के चुनाव में हमने देखा, कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी जो हारी है, वो दरअसल कोई मुख्यमंत्री बहुत अनपॉपुलर थे ऐसा नहीं है, नए मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन कोई बहुत अनपॉपुलर थे ऐसी बात नहीं थी। एमएलए की खिलाफ नाराजगी जिसको कांग्रेस कंटेन नहीं कर पा रही है, और ये शायद अगर वो बड़ी तादाद में टिकट काटेंगे और उसको वैसा कर पाएंगे तो आश्चर्य, मतलब तब बात दूसरी है। लेकिन जितनी स्थिति अभी दिख रही है, सामान्यतः सिरफुटअव्वल जिस तरीके की हर पार्टी में दिखाई दे रही है, हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के अलावा बड़ी तादाद में टिकट काटना, ये अभी तक बाकी पार्टियों के उसमें मुझे दिखा नहीं। उनके हमने देखा था पश्चिम बंगाल में बेरहमी से टिकट ममता बनर्जी ने काटे थे, कॉन्फिडेंस था उनको एक अपने दम पे चढ़ाने का। अरविंद केजरीवाल ये काम कर चुके हैं। जो कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री हैं अपोजिशन के, जो अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा है, वो तो ये काम कर ले रहे हैं। कांग्रेस के साथ में ये अभी बात उतना लागू नहीं हुई है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस गॉट लकी, क्योंकि कांग्रेस का जो सिरदर्द वाले एमएलए थे वो ऑलरेडी बीजेपी स्विच ओवर हो गए, उपचुनाव लड़ चुके हैं, तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा टिकट काटने वाली समस्या वैसी नहीं आएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर तो टिकट नहीं काटे उन्होंने बड़ी तादाद में नॉन वर्किंग एमएलए के, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। कई जगहों पर हमने देखा, मतलब मैं उन जगहों की बात कर रही हूँ जहां कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, उन राज्यों की, और यही कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी अभी कांग्रेस के लिए एक अच्छी चीज है। जगह जगह कांग्रेस के भीतर घात की ही स्थिति उसके लिए अक्सर घातक हो जाती है, और छत्तीसगढ़ में हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हमने देखी भी है। यशवंत जी, क्या ये अभी वहां पर कांग्रेस के लिए घातक हो सकता है, या फिर अब सब कुछ ऑल इज वेल वाली कंडीशन में आ चुका है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस में स्पेशली? देखिए, घातक तो होता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ। बहुत ज्यादा समझने, क्योंकि अगर दो कैंप हैं और दोनों कैंप अब अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के बजाय एक दूसरे के कैंडिडेट्स को हराने में लग जाए, तो वो गड्ढा कब्र खोद करके उसमें खुद ही कूदने वाली बात होती है। तो वो अगर हुआ तो मामला, उम्मीद करते हैं कि शायद वैसा ना हो, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से टी.एस. सिंहदेव को उन्होंने डेप्यूटी सीएम बनाया, उसके बाद में उतनी भरपाई हो जानी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, टी.एस. सिंहदेव कोई ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं रखते हैं जैसे कि सचिन पायलट की राजस्थान में, कि उनके डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने से कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो जाता है। बावजूद उसके कांग्रेस ने उस चीज को स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन वाले अंदाज में उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि वो नुकसान ना हो। अब कहीं सिंघवी साहब को ये गलत अंदाज मैसेज ना चला जाए कि वाह वाह, पार्टी तो ने हमको मान लिया, अब तो पार्टी मुझसे डर गई और अब तो हमको अपने कैंडिडेट ज्यादा मांगने चाहिए, और उस चक्कर में अगर वो उस तरीके की राजनीति में चले गए तो वो खुद भी डूबेंगे, पार्टी को भी ले डूबेंगे। वो एक समस्या रहेगी। मेरा अभी भी व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि अगर आपके पास में एक अदद पॉपुलर चेहरा है, तो उस पॉपुलर चेहरे के साथ में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते समय जो टीम का कप्तान हो उसको उसकी मर्जी की टीम चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि टीम जो है कप्तान जो है चार फास्ट बॉलर खिलाना चाहता है और टीम का मैनेजमेंट बोले कि नहीं नहीं, हम तो आपको चार स्पिनर देंगे। ये तो कप्तान अगर खेल रहा है अच्छा, आगे जो पिच पे खड़ा है वो पिच देख रहा है, तो वो जो टीम लेके जाना चाहे उसको उसका उतना अधिकार मिलना चाहिए। और लोगों को भी शायद इसीलिए भरोसा चेहरे पर ज्यादा है पार्टी से ज्यादा, जो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। चलिए, ये तो मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ यशवंत जी। अच्छा, बात अगर मैं विपक्ष की करूं, ऑपोजिशन आप कह रहे हैं कि भरोसा उतना कर नहीं पा रहा है, ऑपोजिशन पर वहां की जनता कर नहीं पा रही है। अगर मैं ये 4 पॉइंट्स में आपसे समझना चाहूं कि क्या लूप होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के लिए छत्तीसगढ़ में? देखिए, पहला लूप होल तो नेतृत्व वाला है, इस पे हमने बात कर ली कि उन्होंने जो भी कारण रहे हों उनके अंदरूनी एक तरह से डॉक्टर रमन सिंह को पैसिव भी कर दिया और उसका कोई अल्टरनेटिव भी वहां पे खड़ा नहीं किया। एक तो बड़ा कारण था। दूसरा, जिन एमएलएज वाले कामकाज की बात हमने आपको कांग्रेस के लिए भी बोली, दरअसल वही हिस्सा बीजेपी के लिए नुकसानदायक हुआ था 2018 में। उनके भी बड़ी तादाद में ऐसे एमएलए थे जो 2-3 टर्म से लगातार लड़ाए जा रहे थे और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इकट्ठा हो गई थी। अब ये समझना होगा बीजेपी के भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कि वो लोग कितने फ्रेश चेहरे, कितने संगठन के चेहरे, किस तरीके का एरिथमेटिक और कॉम्बिनेशन कास्ट कम्युनिटी का लगा के दे रहे हैं। एक तो ये उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, ऑब्वियसली उनके पास का जो एक इंजन है, उस एक इंजन का वो भरपूर भरपूर उपयोग करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री की रैलीज किस तरह से अटेंड होती हैं, और प्रधानमंत्री अकेले दम पे भी 4-5% वोट तो केवल अपनी रैलियों से हिलाने में कामयाब होते हैं, अक्सर हमने देखा है। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। बीजेपी का अपना संगठन, वो मध्य भारत जिसे कहते हैं, लोग अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समझते हैं, लेकिन दरअसल जो दर्शन 52 के समय से अगर आप इलेक्टोरल हिस्ट्री उठाएंगी तो मध्य भारत ये भारतीय जनसंघ का जो बीजेपी का पहला अवतार था, तब से ये उनका गढ़ रहा है, संगठन का गढ़ रहा, ये किसी नेता का गढ़ नहीं था। तो उस संगठन की अभी भी वहां पे पकड़ है, उस ग्रिप के चलते एक्चुअली वहां पे लड़ाई केवल एक होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मुख्यमंत्री बघेल की पर्सनल पॉपुलैरिटी की सीधी लड़ाई है बीजेपी के संगठन से। मुख्यमंत्री की लड़ाई अपनी पार्टी और इन सब से या बाकी चीजों से नहीं। लड़ाई जो अगर आप बोलेंगे कि दो चीजें क्या काम करेंगी या दो चीजें नहीं काम करेंगी,
बीजेपी का चेहरा काम नहीं करेगा, संगठन काम करेगा, कांग्रेस का चेहरा काम करेगा, संगठन वैसा नहीं। तो मुख्यमंत्री की लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और संघ के, आरएसएस के संगठन वाले नेटवर्क और उसकी उस ताकत से है। और बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि जनता क्या क्या अंत में फैसला आएगा, ये तो सर्वे जैसे आपने बताया, हम तो आज डिपस्टिक करके आज का मूड, आज का माहौल हम तौल के बता रहे हैं कि कैसे पब्लिक आज देख रही है, पिछले 4 साढ़े 4 साल के कामकाज को कैसा देख रही है। लेकिन वोट डालते हुए समय बहुत सारी चीजें काम करती हैं अलग तरीके से। उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, टर्नआउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, रिलेटिव टर्नआउट, कि किस पार्टी के लोगों में कितना उत्साह है एक्चुअली में बाहर निकल के वोट डालने के लिए। तो ये उत्साह या लोगों को निकालना, ये संगठन का काम होता है। इस जगह पे जो है वो बीजेपी भारी पड़ेगी, बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण चीज वही है। तो ये दो मुद्दों के ऊपर ये छत्तीसगढ़ की लड़ाई। ठीक है, एक और सवाल मेरा यशवंत जी, ये तो कांग्रेस और बीजेपी की बात हो गई यहाँ पर सीधे तौर पर, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी काफी एक्टिव वहां पर दिखाई दे रही है, पिछली बार भी और इस बार भी जिस तरह से अब तो वो गारंटी लेकर भी पहुंच गई है, खुद अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है और उन्होंने अपनी गारंटियां लोगों के बीच में रख दी है। लेकिन क्या लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या उसकी तरफ सोच पा रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी को लेकर कैसा नजरिया है वहां पर लोगों के बीच? अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई छत्तीसगढ़ में बड़ा इम्पैक्ट दिखा नहीं। गुजरात में जैसे इम्पैक्ट दिख रहा था हम लोग के एबीपी सी वोटर के ट्रैकर में, हम लोग ने लगातार उस ट्रैकर में बताया था, एक समय तो 20% तक टच कर गया था हमारे ट्रैकर में उनका वोट शेयर। फिर घट के वो 12-13% पे आया, जो एक्चुअल वोट शेयर उनका 12, लेकिन वो कांग्रेस को नुकसान कर गए गुजरात। लेकिन गुजरात में उनके नुकसान करने के पीछे कारण एक ये भी था कि उन्होंने 5 साल एक्चुअली, खासतौर पे पंजाब जीतने के बाद में उन्होंने गुजरात में जम के ताकत लगाई थी, और वहां पे उन्होंने एक अदद सीएम का अच्छा चेहरा भी ढूंढ के लोकप्रिय लाके दिया था, जो वहां के बड़े पत्रकार रहे हैं टीवी के, उनको आगे किया था, अच्छा साफ चेहरा था। छत्तीसगढ़ में अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि वो गुजरात जैसी कोई स्टोरी कुछ भी रिपीट हो पाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि वो 2-3% भी, 1% भी वोट काटेंगे तो वो दरअसल कांग्रेस के हिस्से का ही काटेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दरअसल अब पिछले चुनाव में देखें तो बीएसपी और अमित जोगी की पार्टी के वोट शेयर की रही, और 10% के आसपास ही अदर्स जो पोल करके गए, 10% से भी ज्यादा, ये बड़ा वोट बैंक है। लेकिन इस बार जैसे मध्य प्रदेश में हमने आंकड़ों में देखा अपने ट्रैकर के, ठीक वही छत्तीसगढ़ में हो रहा है, बाइपोलराइजेशन ऑफ द स्टेट हो रहा है, जिसमें जो सीधी लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी की और तगड़ी हो रही है। और उसमें ऐसा लग रहा है कि राज्य के लोगों ने एक तरह से मन बना लिया है कि इसमें कहीं तीसरे और किसी की गुंजाइश नहीं है यहाँ की राजनीति में। ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट बढ़े, क्योंकि जब तीसरा हिस्सा डिसइंटीग्रेट होगा तो कुछ इधर जाएगा और कुछ उधर जाएगा। तो ये बाइपोलराइजेशन में मुझे वैसे भी लग रहा है कि जब छत्तीसगढ़ की पुरानी इस्टेब्लिश पार्टीज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हूँ, उसमें नए पार्टी की एंट्री की तो कोई गुंजाइश अब है नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर गुजरात की तर्ज पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में डैमेज कर पाई। मुझे लगता नहीं, अभी तक के आंकड़ों में नहीं लग रहा। ठीक है, अब तीसरी पार्टी को तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं लगता, नो एंट्री का बोर्ड लोगों ने लगा रखा है, लेकिन अब मैं नए विपक्षी मोर्चे की बात करूं, यानी कि इंडिया गठबंधन की, तो उसको लेकर लोगों में क्या चर्चाएं आम है वहां पर, लोग उसको लेकर भरोसा कर पा रहे हैं क्या? मुझे लगता है वहां पे इस इंडिया गठबंधन जिसे कह सकते हैं विपक्ष का, इसका कहीं दूर दूर तक जो कुछ भी है वो कांग्रेस है। ये राज्य वो है जहां कांग्रेस मायने रखती है, बाकी किसी की कहीं कुछ न बातचीत है, न कोई जिम्मेदारी है, और किसी तीसरे नेता के लिए कोई रिसेप्शन भी नहीं है उस चीज में। मसलन राहुल गांधी की रेटिंग छत्तीसगढ़ में कितनी भी कम हो, लेकिन अगर कांग्रेस का नेता कोई खड़ा होगा या कांग्रेस का वोटर कोई खड़ा होगा तो विपक्ष के नेता के नाम पर कोई ममता बनर्जी या नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेगा, वो राहुल गांधी का ही, सोनिया गांधी का या प्रियंका गांधी का नाम लेगा, गांधी परिवार के ही लोगों का उसमें नाम ज्यादा आएगा। तो लोगों को जानकारी है, लेकिन हमने पहले भी जो एबीपी के साथ में इतने सारे स्नैप पोल किए इंडिया गठबंधन पे, उसमें भी मैंने कई बार देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में क्या कुछ अलग किस्म का आंकड़ा आ रहा है, तो हमें पता लगा नहीं, ये वो राज्य हैं जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के राज्य हैं। और इन तीनों ही राज्यों में अभी तक जो हमारे ओपिनियन पोल आए हैं उनमें ट्रैकर में बहुत साफ दिख रहा है
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्य बाइपोलराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के। और यहाँ पर संभावना इस बात की है कि छोटी और तीसरी पार्टियां, जिन्हें वोट कटवार पार्टी कह सकते हैं हम, उनकी भूमिका अब जनता कम करने पे अभी ऐसा लग रहा मूड में है कि कम करने। अब अच्छी नीति आएंगे तब ज्यादा पता लगेगा कैसा क्या। ठीक है, यानी क्लियर मेजोरिटी की तरफ जो है वो लोग ज्यादा अपना रुख दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका यशवंत देशमुख जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच।